आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आए दिन आप देखते सुनते होंगे कि नए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च होते हैं जो कि पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से नहीं चलते। लोग इसे खरीद भी रहे हैं क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन आम जनता के दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि कल को पेट्रोल डीजल नहीं होंगे तो उनकी गाड़ियों का क्या होगा। तो आज का एपिसोड उन्हें जरूर पूरा सुनना चाहिए। इस एपिसोड में हम बताएंगे कि दुनिया के पास कितने साल का फॉसिल फ्यूल बचा हुआ है। इसमें कोयला भी शामिल है और वो गैसेस भी जो धरती के नीचे पाई जाती हैं। आगे ये भी बताएंगे कि इनके खत्म हो जाने के बाद दुनिया की मशीनें कैसे चलेंगी और क्या भारत उसके लिए तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम है गर्वित और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और काफी वक्त से ये जरूरत महसूस की जा रही थी कि पेट्रोल डीजल का विकल्प ढूंढा जाए। सब जानते हैं कि धरती पर फॉसिल फ्यूल सीमित है, इसलिए एक वक्त आएगा जब पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएंगे। तब क्या होगा? जिस तरीके से दुनिया तेजी से बदल रही है, ईंधन के प्रकार और उनकी उपलब्धता के हालात भी बदल रहे हैं। आज दुनिया भर में करोड़ों अरबों गाड़ियां पेट्रोल और डीजल पर चल रही हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था भी इसके ही सहारे है, लेकिन ऐसा हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। दुनिया एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। ग्रीन एनर्जी पर एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अभी 1.2 अरब गाड़ियां हैं, जिनकी तादाद 2035 तक 2 अरब हो जाएगी। अभी इनमें से कुछ प्रतिशत गाड़ियां ही पेट्रोल डीजल के अलावा किसी और तरह के ईंधन से चलती हैं। लेकिन अब कई देश साल 2030 तक और ज्यादातर देश साल 2045 तक पेट्रोल डीजल से अपनी डिपेंडेंसी हटाने की ओर बढ़ रही हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा तो आने वाले वक्त में हमारे शहरों गांवों में गाड़ियां पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक गैस और हाइड्रोजन और सोलर जैसी ग्रीन एनर्जी वाली ईंधन से चलेंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर दुनिया के पास कितने साल का फॉसिल फ्यूल रिजर्व है। इसके बारे में हमें बताया ऊर्जा से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ अरविंद मिश्रा ने। देखिए, वर्तमान जो ऊर्जा परिदृश्य है उसमें जीवाश्म ईंधन जो है फॉसिल फ्यूल, उनकी तो सबसे अहम भूमिका है। इनके बिना वर्तमान में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जीवन का गुजारा कैसे हो पाएगा, क्योंकि अभी भारत ही नहीं पूरे वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य पर यदि हम नजर डालते हैं तो 80% ऊर्जा की जरूरत फॉसिल फ्यूल, वो चाहे ऑयल हो, पेट्रोल डीजल या फिर कोयला और नेचुरल गैस के जरिए पूरी होती है। लेकिन जो कि सवाल समय समय पर उठता रहता है कि यदि फॉसिल फ्यूल न हो तो फिर वैकल्पिक ईंधन कौन से अधिक कारगर होंगे। देखिए, इस सवाल के पीछे उठने के पीछे जो सबसे अहम वजह है वो सिर्फ यह नहीं है कि फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने के विचारों पर गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल एक निश्चित मात्रा में है और उसके साथ साथ फॉसिल फ्यूल सबसे अधिक प्रदूषण करने वाले हैं। आज जितना भी जलवायु संकट सामने आ रहा है, चाहे वो वायु प्रदूषण के रूप में हो या फिर अलग अलग उसके हानिकारक प्रभाव सामने आ रहे हैं, उसके पीछे फॉसिल फ्यूल ही कहीं ना कहीं है। वो चाहे ट्रांसपोर्ट एमिशन के जरिए हो या फिर अलग अलग और भी साधन हैं, चाहे वो एनर्जी कंजप्शन घर में होने वाला होता हो। तो जो फॉसिल फ्यूल है वो कहीं ना कहीं जलवायु संकट के सबसे बड़े कारक हैं, जिससे आप और हम अक्सर सुनते हैं कि जो धरती का तापमान है वो प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेवल के बाद से अब तक लगभग 1.5% बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बारिश का पैटर्न बदल चुका है, जिसकी वजह से बाढ़ और सूखा आ रहा है। उसके साथ साथ ग्लेशियर का पिघलना या फिर ओजोन की परत का कमजोर होना, ऐसे तमाम असर सामने आ रहे हैं। इसलिए फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने के प्रयास किए भी जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये कब तक खत्म हो सकते हैं और उसके अलावा अभी वर्तमान जो रिन्यूएबल एनर्जी का सिनेरियो है वो क्या कहता है। तो अलग अलग समय पर वैज्ञानिक रिपोर्टें जो आई हैं उसके मुताबिक लगभग ये जो अभी रिजर्व है नेचुरल गैस का हो या फिर कोल का,
या फिर ऑयल एंड गैस का, वो कहता है कि लगभग कोयला तो लगभग 100 साल से अधिक समय तक अभी इस्तेमाल में आ सकता है, जो कि अभी जो रिजर्व है उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा जो ऑयल की बात करें हम, यदि पेट्रोल और डीजल की, तो अभी जो रिजर्व है, यदि नए रिजर्व नहीं खोजे गए तो 35 साल तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी तरीके से यदि गैस की बात करें तो वो लगभग 35 से 37 साल तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ध्यान रहे, ये वो मतलब एक अवधि है जो कि जब नए रिजर्व नहीं तलाशे जाएंगे तब, क्योंकि अभी तो ऑयल एंड गैस सेक्टर और फॉसिल फ्यूल के साथ ये है कि हमें पता करना पड़ता है पहले कि भाई ऑयल एंड गैस ये है कहाँ एनर्जी रिसोर्स, फिर उसके बाद उसका परिशोधन होता है। एक लंबी एक प्रक्रिया होती है। तो वर्तमान का जो ऑयल एंड गैस तथा कोयले की बात है, वो लगभग ये जो रिजर्व है वो 100 साल का है। अब हम यदि रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो देखिए, सबसे अहम जो रिसोर्स है उसमें सोलर एनर्जी, उसके बाद विंड एनर्जी का रेशियो आता है, और इसके अलावा अब तेजी से हाइड्रोजन फ्यूल की बात सामने आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि यदि हम इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है उनकी बात करते हैं तो ये अभी समान रूप से उपलब्ध नहीं है। एक प्रकार से ये दृश्य कुछ वैसा ही बन रहा है जैसे फॉसिल फ्यूल के साथ है। आप देखें कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वहां ऑयल और गैस के रिजर्व ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन कोयला जो है, कोयला बल्कि हर जगह पाया जाता है। उसी तरीके से जब हम यदि विंड एनर्जी की यदि हम बात करते हैं तो विंड एनर्जी में डेनमार्क है या स्वीडन है और नॉर्डिक के कुछ देश तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वहां उस प्रकार का हवा का वो पैटर्न हम कहें, वहां का उस प्रकार का मौसम है। लेकिन वही चीज वायु से तैयार होने वाली ऊर्जा के मामले में भारत पर वो लागू नहीं होती है या अन्य देशों पर। और कुछ कुछ यही स्थिति सोलर एनर्जी के साथ भी है, क्योंकि सोलर एनर्जी के साथ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सोलर प्लेट या सोलर टरबाइन लगा देने से बिजली तैयार होती है। उसे तैयार करने के लिए भी कई सारे अहम घटक होते हैं, कई एनर्जी मिनरल्स की जरूरत पड़ती है जो सोलर सेल्स तैयार होती हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत की यदि हम बात करें तो भारत को एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की ओर बढ़ना होगा। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन से यहां तात्पर्य है कि रिन्यूएबल एनर्जी के किसी एक रिसोर्स के बजाय अलग अलग घटकों पर हमें अपनी निर्भरता बढ़ानी चाहिए, और ये निर्भरता बढ़ाने के लिए हमें उसका जो रॉ मटेरियल है, जो फीड स्टॉक है, उस पर भी निर्भरता बढ़ानी होगी। जैसे मैं यदि बात करूं कि कई ऐसे बैटरी मिनरल्स हैं जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकिल, ये सब अलग अलग जो रिन्यूएबल एनर्जी के डिवाइसेस हैं उनमें कहीं ना कहीं उपयोगी होते हैं, तो उन पर भी निर्भरता एक बढ़ानी होगी। उसके साथ साथ जैसे मान लीजिए अभी हमने सोलर एनर्जी के लिए जो प्लेट तैयार होती हैं, ऐसी कई चीज़ों को हमने उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया अभियान के तहत कई सारे कदम उठाए गए। तो ये एक अच्छे स्वागत योग्य कदम है। इस तरह यदि और भी प्रयास होते हैं किसी एक एनर्जी रिसोर्स पर, चाहे वो सिर्फ सोलर एनर्जी ही क्यों न हो, उस पर निर्भरता अधिक बढ़ाने के बजाय यदि भारत अलग अलग रिसोर्सेज पर निर्भरता बढ़ाता है, वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की निर्भरता बढ़ाने के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की जाए, तो हम भविष्य का जो संकट है उससे हम निजात पाएंगे और साथ में ही ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्य पूरे होंगे। भारत में भी साल 2030 तक पेट्रोल डीजल को फेज आउट करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। यानी उसके बाद पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों की बिक्री रोकने के प्लान पर सरकारें आगे बढ़ रही हैं। न केवल अमेरिकी देश और यूरोप के देश, बल्कि पॉल्यूशन से जूझ रहे भारत जैसे विकासशील देशों ने भी इस ओर बड़ा कदम उठाया है।
भारत ने भी इस नई दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए 2030 तक नए पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की बिक्री रोकने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए तेजी से देश में इलेक्ट्रिक कारों और हाइड्रोजन कारों की लॉन्चिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। न केवल कंपनियों की बड़ी तैयारी इस दिशा में है, बल्कि सरकारें भी दफ्तरों के लिए गाड़ियों की खरीदारी में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद को बढ़ाकर इस काम में तेजी लाने की ओर बढ़ रही हैं। ये छोटे कदम भी बड़े कारगर साबित होते हैं, लेकिन भारत की तैयारी कितनी हो चुकी है और जब दुनिया में फॉसिल फ्यूल का नामो निशान नहीं होगा तब भारत किस ओर बढ़ेगा? सुनिए। अभी भारत रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। भारत का लक्ष्य है कि इस दशक के अंत तक हमारी ऊर्जा की खपत में लगभग 40% हिस्सेदारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की होगी। इस लक्ष्य के जरिए भारत 2 प्रकार के उद्देश्य पूरे करना चाहता है। एक तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य पूरा होगा, ऊर्जा सुरक्षा आएगी। दूसरा, जो जलवायु संकट हमारे सामने है उसमें हर देश को जो अपनी भूमिका निभानी है, वो पेरिस एग्रीमेंट हो या फिर क्योटो प्रोटोकॉल और यूएनएफसीसी के जो एनडीसी टारगेट हैं उसे पूरा करने के लिए मददगार होंगे। तो इस लिहाज से भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है, लेकिन यदि यह कदम एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन के जरिए होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी भारत का जो पूरा जोर है वो सोलर एनर्जी पर कहीं ना कहीं ज्यादा है। लेकिन हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में हमने देखा है कि हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर पॉलिसी केंद्र सरकार ला चुकी है, एथेनॉल को लेकर भी पॉलिसी, और तेजी से भारत कदम बढ़ा रहा है। तो एक अच्छा उम्मीद देखने को मिल रही है। हमें ऐसा लगता है कि 2070 तक जो भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य रखा है वो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी के 100% जो एक टारगेट, हालांकि अभी हमने घोषित तो नहीं किया है कि हम उस समय तक 100% ऐसा कर लेंगे, लेकिन एक बड़ी भूमिका, एक बड़ा बदलाव 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य के साथ साथ ही देखने को मिलेगा। भारत की तैयारी चल रही है। देश के तमाम शहरों में मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, हाइपरलूप ट्रेन, मोनोरेल, स्काई बसें जैसी नई ट्रांसपोर्ट सुविधाओं की शुरुआत की तैयारी भी की जा रही है, जिसमें लोगों को पेट्रोल डीजल मुक्त ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल सके। आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है आज के एपिसोड ने आपका ज्ञानवर्धन जरूर किया होगा। अगर आप हमें स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो रेटिंग जरूर दें। अपने सुझाव हमें लिख भी सकते हैं। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए रिसर्च किया है कुंदन ने, साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। आप सुन रहे थे मुझे यानी गर्वित को। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार। युद्ध का आरंभ होना है। अन्याय के विरुद्ध न्याय की हुंकार उठेगी। दंड की सीमा का विस्तार होगा। हिरण्याक्ष, मैं वराह तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। यहाँ प्रायश्चित का अवसर भी मिलेगा। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सत्य असत्य की तुलना की जाएगी। तू क्षमा के लायक नहीं है दुष्ट। शंखनाद हो चुका है। देव और दानव युद्ध के मैदान में हैं। किंतु विजय किसकी होगी? युद्ध के लिए हमेशा क्या दानव ही जिम्मेदार होंगे या पहल देवताओं की भी होगी? पता चलेगा देव दानव टेल्स में। आज तक रेडियो पर जल्द आ रहा है।